ओके, तो हम फिजिकल मेथड्स स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट की। हमने बायोलॉजिकल मेथड्स देख लिए हैं और हमने कल्चरल मेथड्स देख लिए हैं। अब हम फिजिकल मेथड्स देखते हैं। तो इन 1832 सिंक्लेयर सजेस्टेड दैट हॉट एयर ट्रीटमेंट इन एन ओवन माइट कंट्रोल स्मट्स ऑफ ओट्स एंड बार्ले। तो ओट्स एंड बार्ले के स्मट को कंट्रोल करने के लिए 1832 में सिंक्लेयर ने हॉट एयर ट्रीटमेंट सजेस्ट किया था। देन स्कॉटलैंड में कुछ गार्डनर्स थे, उन्होंने ऐसा पाया कि अगर हम बल्ब्स को या फिर जो भी डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनके बल्ब्स को हॉट वाटर से ट्रीट करें तो अ, मतलब उनको सोइंग से पहले हॉट वाटर से ट्रीट करना चाहिए, तो वो इफेक्टिव होता है और अच्छे से उनमें डिसीज वगैरह के चांसेस कम होते हैं। The scientific principle involved in heat therapy is that the pathogen present in seed material is selectively inactivated or eliminated at temperature that are non-lethal to the host tissues। तो अगर host tissues के लिए वो टेम्परेचर lethal नहीं है और पैथोजन के लिए है तो वो इरेडिकेट हो जाते हैं या एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर वो इनएक्टिवेटेड हो जाते हैं। उनका जो जीन होता है वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है हीट के कारण। तो कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जो जनरली अप्लाई करते हैं सीड में, सॉइल में या प्लांटिंग मटेरियल में प्राइमरी इनोकुलम को रिड्यूस करने के लिए। एक सेकेंड। ओके, तो हम आगे देखते हैं हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लूज मट ऑफ व्हीट का है। और हॉट वाटर ट्रीटमेंट जेंसन ने दिया था। 52 डिग्री सेल्सियस पे हम ट्रीट करते हैं सीड्स को फॉर 10 मिनट्स। एंड पहले हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए पहले हम कोल्ड वाटर में जो नॉर्मल वाटर होता है, कोल्ड, ज्यादा कोल्ड भी नहीं, नॉर्मल वाटर पे हम 5 घंटे के लिए उसको सोकिंग कर देंगे या हम ओवरनाइट उसकी सीड की सोकिंग कर देंगे। तो उससे क्या होता है, जो भी माइसीलियम उसमें डोरमेंट कंडीशन में होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके एक्टिवेट होने के बाद हम उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, जिसके कारण वो जो एक्टिवेटेड माइसीलियम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। और इसलिए ऐसा करते हैं, माइसीलियम को एक्टिवेट करते हैं क्योंकि जब वो डोरमेंट कंडीशन में होता है तो उसको मार पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जब वो जर्मिनेट हो जाता है तो उस टाइम पे उसको किल करना इजी हो जाता है। देन सेट्स ऑफ सुगर केन कैन बी ट्रीटेड एट 50 degree Celsius for 2 hours to eliminate grassy shoot pathogen. And the main drawback in the hot water treatment is that the seeds may be killed or lose its germinability। तो अगर जो सीड है उसका लिथल टेम्परेचर अगर बहुत लो होता है तो सीड्स की जर्मिनेबिलिटी लूज हो जाती है या फिर वो जो सीड होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है if the period of treatment exceeds the specified time। So this method is replaced by other physical methods like hot air and aerated steam treatment wherein the seeds are exposed only to hot air or aerated steam। तो इसको रिप्लेस करने के लिए और भी बहुत सारी मेथड्स यूज करते हैं, जैसे हॉट एयर ट्रीटमेंट। शुगर केन सेट्स को हॉट एयर के साथ ट्रीट किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours टू एलिमिनेट मोजाइक वायरसेस। देन एयरेटेड स्टीम थेरेपी, इसमें भी शुगर केन, ये भी एक हॉट वाटर ट्रीटमेंट का वो है, रिप्लेसमेंट है। एयरेटेड स्टीम थेरेपी, इसमें शुगर केन सेट्स को हम 50 डिग्री सेल्सियस पे 3 hours के लिए स्टीम करते हैं मोज़ेक वायरस को एलिमिनेट करने के लिए। हमने पिछले क्लास में वो देखा था जो सोलर ट्रीटमेंट था सॉइल का, तो उसमें मेनली ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का यूज किया जाता है जो
जो प्रिंसिपल ग्लास हाउस का होता है वही ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन का होता है कि जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है वो सनलाइट को ज्यादा पेनेट्रेट करने देती है और उसको ट्रैप कर लेती है, जबकि जो ब्लैक पॉलीथीन होती है सनलाइट को वो सनलाइट को ट्रैप नहीं करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, और वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है जिसके कारण और वो डिफ्लेक्ट भी करती है कुछ लाइट को, तो वो हीट इतनी सफिशिएंट नहीं हो पाती है कि पैथोजन के स्पोर्स वगैरह को किल कर सके। देन मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट, ये मेथड भी शुगर केन में इफेक्टिवली यूज किया जाता है टू एलिमिनेट ग्रासी सूट डिसीज। इनिशियली पहले हम सेट्स को एक्सपोज करते थे हॉट एयर पे at the rate 50 degree Celsius for 8 hours, or then exposed to aerated steam at 50 degree Celsius for 1 hour, and finally to moist hot air at 50 degree Celsius for 2 hours. तो इतनी बार इनको वो क्यों करते हैं ट्रीट? हेलो, ये इसलिए करते हैं इतने बार ट्रीटमेंट क्योंकि कभी कभी हम जो पैथोजन होता है, कुछ कुछ जो उसके स्पोर्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें ग्रासी सूट की, तो कुछ जो उसका वो होगा पैथोजन के प्रोपोग्यूल्स होंगे, या उसका जो पैथोजेनिसिटी होगी वो कुछ कंडीशन पे लॉस्ट होगी, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखी गई हैं कि इन कंडीशंस पे होती है, तो हम एक सिक्वेंशियल मैनर में यूज करते हैं ताकि इजीली हम उसको एलिमिनेट कर सकें। देन सोलर हीट ट्रीटमेंट, so a simplest treatment has been devised in India to eliminate pathogen of loose metophyte. सोलर हीट ट्रीटमेंट में मेनली क्या करते हैं, जो गर्मी का टाइम होता है ना, मई जून का, उसमें धूप बहुत तेज होती है, तो उस टाइम पे हम जो सीड होता है उसको धूप में सुखाते हैं। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि पहले अगर हम अ, उसको ठंडे पानी में या नॉर्मल वाटर में सोक कर दें और उसके बाद उसको हम हॉट सोलर हीट ट्रीटमेंट दें, तो ये ज्यादा अच्छा माना गया है। और सोलर हीट ट्रीटमेंट को डिस्कवर किसने किया था? सत्तर एंड लूथरा। हाँ, सत्तर लूथरा। तो इससे क्या लेकिन ये भी होता है इसमें कि वीट और जो रूट स्मट पैथोजन होता है, दोनों का जो इनएक्टिवेशन पॉइंट होता है वो काफी क्लोज होता है, तो ये थोड़ा हमको उसमें केयरफुल होना पड़ता है ताकि हमारा जो सीड हो उस वो अपनी वायबिलिटी लॉस ना करे, सिर्फ पैथोजन ही उसकी ही डेथ हो। Then लूथरा ने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट बताया था। द सीड्स आर सोक्ड इन कोल्ड वाटर फॉर 4 hours in the forenoon on a bright summer day, followed by spreading and drying the seeds in hot sun for 4 hours in afternoon. Then the seeds are again treated with carboxyn or carbendazim at 2 gram per kg and stored. तो लूथरा ने सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट दिया था जिसमें हम पहले 4 hours के लिए कोल्ड वाटर में सोकिंग कर दें ताकि उसका माइसीलियम जो होता है वो जर्मिनेट हो जाए। देन उसको हम स्प्रेड करते हैं। जनरली इसमें हम सीमेंटेड फ्लोर का अगर यूज करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि फ्लोर भी हीट होता है, तो इफेक्टिवली पैथोजन को किल करने में हेल्प मिलती है। और फिर उसके बाद जब जो हमारे ट्रीटेड सीड्स हैं उनको कार्बोक्सिन कार्बोक्सिन एंड कार्बेंडाजिम से ट्रीट करते हैं। कार्बोक्सिन या कार्बेंडाजिम सिस्टेमिक है या नॉन सिस्टेमिक है? सिस्टेमिक में। ओके। Then soil solarization is generally used for controlling soil-borne pathogen, तो जैसे Pythium, Verticillium, Rhizoctonia, Fusarium, ये soil-borne pathogen के लिए generally यूज किया जाता है। और इसमें क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, इरिगेट द नर्सरी बेड टू मॉइसन द सॉइल टू अ डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड कवर द बेड आफ्टर 2 days with thin transparent polythene sheets for 4 to 6 weeks, and then irrigate the beds once in a week. The purpose of irrigation is to increase the thermal sensitivity of resisting structures of fungi and to improve heat conduction. तो पहले हम उसको इरिगेट करते हैं फील्ड को, उसके बाद उस फील्ड को कवर कर देते हैं ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन शीट से, और फिर उसको हम वीकली इरिगेट करते रहते हैं ताकि जो
रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी थर्मल सेंसिटिविटी जो है इरिगेशन के कारण वो इंक्रीज हो जाती है, और सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है मतलब उनका रेजिस्टेंस जो होता है वो रिड्यूस होता है, और रेजिस्टेंस रिड्यूस होने के कारण वो पैथोजन या फंजाई के जो स्पोर्स होते हैं उनको इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन स्टीम स्टेरिलाइजेशन, तो इसमें क्या करते हैं, सॉइल में हम पाइप लगाते हैं, अंडरग्राउंड पाइप्स, उनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और फिर उस पाइप में हम स्टीम पास कराते हैं, तो वो जो होता है वो सॉइल को हीट करता है। और ये जनरली हम ग्लास हाउस या जो पॉली हाउस होते हैं उनमें कर पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े फील्ड में तो हम ये वाला मेथड नहीं कर सकते हैं, पर ग्लास हाउस और जो ग्रीन हाउस कंडीशंस होती हैं उनमें इफेक्टिवली कर सकते हैं। Then hot air sterilization. Hot air is also passed through pipelines to sterilize the soils in the nursery areas. तो steam sterilization में हम steam का use करते हैं और hot air में hot air का करते हैं. Then hot water treatment. It is mainly done in pot culture studies to kill the fungi and nematodes. तो इसको जनरली हम जो पॉट कल्चर होते हैं, जैसे रिसर्च वर्क के लिए हम पॉट में लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा पॉट होता है उसी को हम बॉइलिंग वाटर में डुबो देते हैं। तो 98 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट्स जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर होता है, और ड्रेंचिंग या फिर हम जो बॉइलिंग वाटर होता है उसकी ड्रेंचिंग करते हैं जो प्लांट होता है उसके साइड साइड में। देन रेफ्रिजरेशन. It is an accepted fact that the low temperature at or slightly above the freezing point checks the growth and activities of all such pathogens that cause a. तो जो लो टेम्परेचर होता है और या फ्रीजिंग पॉइंट या अबव फ्रीजिंग पॉइंट, ये सीड स्टोरेज में आप लोग ने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, तो उसका काफी इफेक्ट होता है पैथोजन की एक्टिविटी को अरेस्ट करने में। देन ये रेफ्रिजरेशन का जनरली यूज करते हैं हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में जो डिसीजेज आती हैं, पोस्ट हार्वेस्ट डिसीजेस जनरली, उनको रिड्यूस करने के लिए। तो जो ज्यादा पेरिसेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में या फिर रेफ्रिजरेटेड स्टोर्स में हम उनको स्टोर करते हैं। पेरिसेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या होते हैं? मैम जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। हाँ, जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, जो जल्दी डिसीज्ड हो जाते हैं या जल्दी वो सड़ जाते हैं। Cold chains, refrigerated space from field to consumer table is becoming very popular. Regular refrigeration is sometimes preceded by a quick hydro cooling or air cooling to remove the excess heat carried in them from the field. क्या होता है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उनमें कुछ हीट रहती है, तो उसके लिए हम क्विक हाइड्रो कूलिंग या एयर कूलिंग करते हैं। तो उसके थ्रू हम जो अगर रेफ्रिजरेशन का जो मैकेनिज्म करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्विक हाइड्रो कूलिंग और एयर कूलिंग के कारण। देन रेडिएशन, तो रेडिएशन का भी काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है, यूवी रेज और एक्स रेज, और ये गामा रेज है यहाँ पे, as well as particulate radiations have been studied in relation to management of post harvest diseases of horticultural crops, जैसे जो fruits वगैरह होते हैं जनरली उनमें, और जो फूड एंड वेजिटेबल्स होती हैं, तो जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, फूड माइक्रोबायोलॉजी मेनली, और जो स्टरलाइजेशन मेथड्स वगैरह हैं तो उनमें और अच्छे से हम पढ़ेंगे इनको, कि जो गामा रेज होती हैं वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं, तो ये इफेक्टिव होने के साथ साथ ये हार्मफुल भी होती हैं, तो इनका हम जनरली यूज नहीं करते हैं। एंड वैसे जनरली करते हैं, बट वहां पे करते हैं जहाँ पे हमको जहाँ पे हमको टोटली पैथोजन को किल करना होता है, या हमको पूरी एसेप्टिक कंडीशन चाहिए होती है। देन और जो रेडिएशन के डोजेस होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, और पर्टिकुलर डोज चाहिए होता है रेडिएशन का पैथोजन को किल करने के लिए। देन हम आते हैं केमिकल मेथड्स। तो फंजीसाइड्स क्या होते हैं? मैम केमिकल which kill fungus. क्या? Ma'am, these are chemicals which kill fungus.
तो सिर्फ केमिकल्स होंगे, हम यूवी रेस को फंजीसाइड नहीं कह सकते हैं? Yes, ma'am. Was included. देखो फंजीसाइड भी एक ब्रॉड टर्म है। फंजीसाइड में ऐसी जो साइड मतलब क्या होता है, किल करना, तो जो फंजाई को किल करे, अगर यूवी रेस किल कर रही है तो वो भी फंजीसाइड होंगी। लेकिन जो कॉमनली यूज होता है वो यही होता है, सही बताया है तुमने, कि जो केमिकल्स यूज करते हैं हम जो फंजाई को किल कर सकें, ऐसे केमिकल्स को फंजीसाइड्स कहते हैं। ये जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन जो यूवी लाइट्स हैं या कोई ऐसे फिजिकल एजेंट्स जो फंजाई को किल करने में एबल होते हैं, उनको भी हम फंजीसाइड्स कहते हैं। देन फंजीस्टेट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फंजाई को किल नहीं करते हैं, लेकिन वो उसकी ग्रोथ को कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देते हैं। तो उन केमिकल्स को हम फंजिस्टेट कहते हैं या फंजिस्टेटिक केमिकल्स कहते हैं। देन एंटीस्पोरुलेंट ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं स्पोर प्रोडक्शन को। उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है हाइफा की, उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाइफा की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बट स्पोर प्रोडक्शन नहीं होगा एंटीस्पोरुलेंट में। और फंजीस्टेट में उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होती है फंजाई की। और फंजीस्टेट और एंटीस्पोरुलेंट दोनों ही फंजाई को किल नहीं करते हैं। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो एक आइडियल फंजीसाइड कैसा होना चाहिए, तो इट शुड हैव लो फाइटोटॉक्सिटी, मतलब कि जो हमारा होस्ट है या जो हमारा प्लांट है उसके लिए टॉक्सिसिटी बहुत कम हो। इट शुड हैव लॉन्ग सेल्फ लाइफ हो। देन स्टेबिलिटी ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ऐसा ना हो कि हम डाइल्यूट करें तो उसकी जो इफेक्टिविटी है वो लॉस्ट हो जाए, वो स्टेबल रहे डाइल्यूशन के टाइम पे। इट शुड बी लेस टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग, कैटल, अर्थवर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो सॉइल माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफौना है और ह्यूमन बीइंग के लिए, कैटल्स के लिए ये टॉक्सिक कम हो। देन इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन इट्स सेक्शन, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। देन फंजीसाइड प्रिपरेशन शुड बी रेडी फॉर यूज, तो ऐसा ना हो कि हम ला रहे हैं फिर हम उसको मिक्स कर रहे हैं, फिर हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। वो ऐसा आना चाहिए कि हम उसको डाइल्यूट करें और हम उसका स्प्रे कर दें। देन इट शुड हैव कंपैटिबिलिटी विद अदर एग्रोकेमिकल्स, तो अदर एग्रोकेमिकल्स जैसे इंसेक्टिसाइड हैं या फिर हर्बिसाइड्स हैं, तो उनके साथ कंपैटिबिलिटी हो, ऐसा ना हो कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करें। देन इट मस्ट बी चीपर वन, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे फार्मर्स के लिए ऐसा प्राइस होना चाहिए कि वो उसको बाय कर सकें। देन इट शुड बी अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, तो डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में होना चाहिए ताकि अकॉर्डिंग टू इन्फेक्ट इन्फेक्शन कंडीशन हम उसको अप्लाई कर सकें। देन इट शुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेबल, और इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए मतलब कि छोटी पैकेजिंग्स होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि हम उसको इजीली ट्रांसपोर्ट ना कर सकें। देन क्लासिफिकेशन ऑफ फंजीसाइड्स, तो फंजीसाइड्स के बहुत